जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। जैसा कि मुझे ज्ञात होगा या मुझे पता है कि जब से आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तब से आप अपनी तैयारी में उसी विधिवत मेहनत से लग गए होंगे जैसे पहले किया करते थे, क्योंकि जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए वो उसी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बार का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे आपका जो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 जो होता है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में। अब मैं बात करने वाला हूँ पिछली बार की जो कुछ प्रोसेस था उसको मैं पहले डिस्कस करूँगा। उसके बिहाफ पे इस बार का जो प्रोसेस रहने वाला है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और कुछ नोटिफिकेशन में लिखा भी था उसको, उसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मतलब कुछ बदलाव हुए हैं, आपके जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। और अगर यहाँ तक रुके हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको यहाँ से बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात मैं करूँगा कि पिछली बार की, तो पिछली बार का जो था वही सेम प्रोसेस था। 100 क्वेश्चन थे आपके, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स कैरी किए थे, और 200 नंबर का आपका पेपर हुआ था, जिसमें से जो कट ऑफ गई थी वो आप सभी को भी पता होगा बहुत मिनिमम गई थी, यानी 94.25 गई थी 200 में से। इतनी कट ऑफ गई थी। ये स्टेज 1 की कट ऑफ थी, यानी फिजिकल की कट ऑफ थी। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग थी 8 मिनट 6.5 मिनट में, तो वो उसकी रनिंग कराई गई थी। अब इस बार में और उससे 94.25 थी। और अगर मैं बात करूँ बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की, तो रेडियो ऑपरेटर में एक तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जो इस बार आपका सीबीटी करवाया जाएगा, और इसमें जो है 50 नंबर का एक डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन यानी कि उसमें आपको डिक्टेशन टेस्ट, यानी ये डिक्टेशन यानी आपको इमला बोला जाएगा, इंग्लिश में जो है इमला बोला जाएगा। उसके तहत आपको 50 क्वेश्चंस बोले जाएंगे, 50 शब्द बोले जाएंगे, उसको आपको लिखने रहेंगे। उसमें से आपको गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी। अब उसमें से 50 शायद होता है, 50 बोले जाएंगे तो 40 आपका मिनिमम होना चाहिए। 40-35 के आसपास आपको नंबर गेन करने रहते हैं उसमें। तो वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इमला बोलने में लिख सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पिछली बार की कट ऑफ जो थी, यानी फाइनल जो लगी थी, जहाँ पे बच्चे जो ज्वाइनिंग कर गए थे, जिनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, तो उनकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, तो 94 पॉइंट ये आपका स्टेज 1 का था। और उसके बाद फिजिकल होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 165 गई थी, 165 समथिंग, 165 पॉइंट समथिंग गई थी। तो वही मान सकते हो कि 94 तो स्टेज 1 की थी। ये आपका बच्चे जो जिनका रोल नंबर उसमें दिखाई पड़ा था वो पास हो गए थे। उसके बाद इसमें से तो अगर मैं मानूँ 50 नंबर का वो डिक्टेशन टेस्ट हुआ था। अब कुछ बच्चों का उसमें से पीछे रिव्यू आ रहा था, कमेंट बॉक्स मैंने पढ़ा था, एक वीडियो देखी थी मैंने, तो उसमें बच्चे कह रहे थे 50 में से 44 हुए थे, 41 हुए थे, 42-43, यानी लगभग बच्चों ने 50 में से 45 के आसपास जो डिक्टेशन टेस्ट था शब्द जो है उन्होंने सही किए थे। 5 गलत हो गए थे तो उसके नंबर अलग से कटेंगे, वो उनका प्रोसीजर है। तो ये 50 नंबर का अलग से डिक्टेशन टेस्ट जो है वो भी इनके इसमें इंक्लूड रहता है। यानी ओवरऑल आपका जो कट ऑफ बनी थी पिछली बार की, तो 250 में से बनी थी। 200 नंबर आपका रिटन टेस्ट का और आपका 50 नंबर डिक्टेशन टेस्ट का। तो इसमें से बच्चों के 165 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन ले लिया था उन्होंने। तब भी बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत मिनिमम है, क्योंकि अगर 94 से कट ऑफ बढ़ के 165 हो रही है, तो 94 में अगर मैं बढ़ा दूँ, कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे हमें, 2 पॉइंट, मान लो ये आपके 94 नंबर एग्जैक्ट मानता हूँ मैं, 94 एग्जैक्ट नंबर मानता हूँ, इसमें +6 करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 100, और उधर 65 नंबर, तो 65 और 6 यानी आपका कितने 71 नंबर बढ़े थे टोटल, 71 नंबर बढ़े थे, जिसमें से 50 नंबर आपका डिक्टेशन का था। 50 नंबर डिक्टेशन हटा दो इसमें, यानी 21 नंबर आपके और देखने को यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिले थे। यानी 94 से जो कट ऑफ बढ़ी थी वो उन बच्चों का हुआ था जिनके 110 के आसपास नंबर थे, 110 प्लस नंबर थे, उनका जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 94 तो कट ऑफ गई थी। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके 96 नंबर थे वो भी ज्वाइनिंग कर किया होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले बच्चे जो यानी जो ट्रेनिंग पे मौजूद हालत पे इस टाइम पे हैं, उनका जो था वो 110 प्लस नंबर उनके पहले से ही थे। यानी 94 तो कट ऑफ गई, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके नंबर जो थे वो 110, 120 या 130, 136, 36, 144 वाले नंबर भी उनके रहे होंगे। इतने नंबर थे उनके, तभी तो 21 नंबर फाइनल में बढ़ा है। क्योंकि 165 से अगर हम माइनस करके देखेंगे तो वहाँ पे 21 नंबर कट ऑफ जाने के बाद भी बढ़ा हुआ है। यानी वो शायद फिजिकल का था, फिजिकल में तो आउट कर दिए होंगे, फिजिकल क्लियर करने के बाद फिर आगे कट ऑफ लगी होगी डिक्टेशन टेस्ट की, वहाँ पे 165 नंबर तभी जाके बना। तो कहने का मतलब, अगर इस बार मैं आपको कहूँ, अगर उस बिहाफ पे देखा जाए तो 165 पिछली बार की गई थी,
और इस बार जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि हम 20 गुना ना बुला करके सिर्फ 10 गुना बुलाएंगे बच्चों को। जितने बच्चे पास वो करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में, जो CBT ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें जितने बच्चों को पास किया जाएगा वो उनकी संख्या कुल मिला के होगी। आपकी वैकेंसी कितनी है? 245 आपकी वैकेंसी है। तो इसमें से उन्होंने कहा है 10 गुना बुलाएंगे। हमने 20 गुना, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हम 20 गुना बच्चों को बुलाएंगे जितनी वैकेंसियाँ हैं। लेकिन जो इस बार का नोटिफिकेशन आया है उसे क्लियरली आप पढ़ लो, 7th 8th पॉइंट पे वहाँ पे लिखा है कि हम बच्चों को 20 गुना ना बुला करके हम 10 गुना बुलाएंगे। कुछ बदलाव हमने इसमें किए हैं। तो 10 गुना बुलाएंगे तो इसमें 2450 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला, वो मतलब फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। रिटन एग्जाम में इतने बच्चों को क्लियर मतलब पास किया जाएगा। 2450 बच्चों को यहाँ पे पास करवाया जाएगा। अब इसी पे तो कट ऑफ बनेगी, क्योंकि बच्चों जो फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, पेपर तो एक दिन हो रहा है, इसी अंदाज़ा लगता है कि नंबर ऑफ जो फॉर्म्स हैं, जो फिलअप फॉर्म्स हैं, उसकी जो संख्या है वो कम है, कहीं ना कहीं कम है। क्योंकि एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जैसे SSC का आप देखते हो तो SSC का एग्ज़ाम लगभग एक डेढ़ महीने चलता है, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो मिनिमम है, कहीं ना कहीं कम है। तो एक दिन में तभी एग्ज़ाम हो पा रहा है, क्योंकि अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में होगा, एक ही दिन में आपका कंप्लीट ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके तहत ये अंदाज़ा लगता है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ़ जो बच्चे हैं यहाँ पे, चिल्ड्रंस हैं, वो कम हैं। अब 2450 बच्चों को तो बुला लिया जाएगा यहाँ पे। 2450 मतलब इनका जो है रिटर्न क्वालिफाई कर दिया जाएगा, यानी रिटर्न में इनका फिजिकल का, इनके लिए फिजिकल की तैयारी इनको करनी पड़ेगी। अब कट ऑफ इनके ऊपर बनने वाली है। तो मैं यही बताने वाला था सेफ स्कोर इस बार का क्या रहने वाला है। पिछली मत मान के चलना कि 94 कट ऑफ पिछली बार गई थी, इस बार भी वही रहने वाली है, उससे आगे पीछे नहीं बढ़ेगी। तो ये मत मान के चलना, क्योंकि अब नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ किया 20 गुना पहले बुलाया था तो ज़्यादा नंबर, ज़्यादा बच्चे थे तो कट ऑफ कम जाती। लेकिन अब 10 गुना कर दिया है, सीधा 10 घटा दिया है, तो थोड़ा सा कट ऑफ आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो स्टेज 1 यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आपके अगर यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और आपका GK GS है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो मैंने पहली बार आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि GK GS और इंग्लिश को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन वो हैं, 20 दूना 40। अगर देखा जाए 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 40 नंबर वहाँ से भी आपको गेन करने हैं। आप 140 कर भी लेते हो, मान लो आपने 140, तो मुश्किल है भाई। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में आप बटे में बटे थोड़ी ना कर पाओगे, यानी 40 में 40 फिजिक्स हो ही नहीं पाएगा, 20 में 20 मैथ नहीं हो पाएगा, 20 में 20 केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो ये तो मुश्किल है कि आपको यहाँ पे 40 20 60 20 80, हाँ 160 नंबर आप पूरे टोटली गेन तो कर नहीं सकते हो। उसमें से फिजिक्स में से आप मान लो 30 कर ले, 10 गलत हो गए आपके, या 10 आपने नहीं किए, 30 कर लिया आपने। मैथमेटिक्स में मान लो 20 में 20 कर लिया, हो सकता है मैथमेटिक्स आसान पूछी जाएगी। और केमिस्ट्री में मान लो 20 में से 15 हुआ, 10 हुआ, तो वहाँ पे वो भी तो मायने रखेगा वहाँ पे। तो आपको GK GS और इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर GK GS में 10 क्वेश्चन हैं, 8 आपने कर लिए तो अच्छे हैं। इंग्लिश में 10 हैं, 10 के 10 आपने कर लिया तो बहुत बेटर हो जाएंगे। हल्के में मत लेके चलना कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत कम है तो इसकी तैयारी हम नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये गलती मत करना। वहाँ पे आपको GK GS पे भी और इंग्लिश पे भी फोकस करना है, क्योंकि 40 नंबर में से अगर आपको 35 मिल जाते हैं, 30 भी मिल जाते हैं, तो वो आपके नंबर जो गेन करोगे उसमें इंक्रीज़ करने में वो बहुत मदद करेंगे। क्योंकि ये हर वक्त नहीं होता है कि रेडियो ऑपरेटर में जब फिजिक्स पूछी जाएगी तो हाँ ये तो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 है कि सेक्शन आपका फिजिक्स का है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन फिजिक्स के ज़्यादा हैं। क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में काम भी वही रहेगा, आपको जानना पड़ेगा कि फ़िज़िक्स क्या होती है, उसके थ्रू वहाँ पे कॉलिंग करनी पड़ती है, तो उसके थ्रू आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन हर बार की तरह पिछली बार जैसे पेपर इजी आ गया था, तो इस बार का हम नहीं बता सकते कि पेपर इजी आएगा कि टफ़ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो पेपर अगर टफ़ आ गया तो फिजिक्स में तो आपके लग जाएंगे अच्छे से, यानी 40 में से 20 भी करना मुश्किल हो जाएगा अगर फिजिक्स अच्छी खासी लेवल की बना दी जाती है तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि हमें मैथ में वो इंग्लिश और GK GS पढ़ना ही नहीं है। जो आपने रिवीजन कर लो, एक बार GK GS का इंग्लिश का रिवीजन कर लो, वो अपने पक्के क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इंग्लिश का है वो मतलब पक्का है पूरा कि यहाँ से आ जाएगा। मतलब लिमिटेड सिलेबस है। GK GS का आपका लिमिटेड तो नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो 10 में से 5 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कुछ तो हो जाएंगे, तो आपको नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं GK GS पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे नहीं, कोई मतलब है नहीं इसका, कोई निकलने वाला नहीं है कुछ यहाँ पे। तो 10 के 10 वो करते तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी अंदाज़ा चलो लग गया, 1 2 सही हो गया, 3 4 सही हो गए, आपके 6 गलत हो जाएंगे, तो माइनस मार्किंग में भी नंबर वहाँ पे कट जाते हैं। तो इस वजह से GK GS और इंग्लिश पे आपको ध्यान देना है। तो अब मैं बताने वाला हूँ सेफ स्कोर इस बार का क्या रहने वाला है। तो अभी मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कुछ दिन पहले, जब मैंने वीडियो डाली थी BSF रेडियो ऑपरेटर के मतलब जो एग्ज़ाम डेट थी तब मैंने वीडियो डाली थी, उसमें बच्चों का एक बच्चे का कमेंट आया था कि
अगर सर हमारे 120 यानी 120 प्लस 130 के बीच में बन रहे हैं नंबर, तो क्या हमारा स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा? तो मैं हाँ यहाँ पे कहता हूँ कि हाँ, आपके अगर 120 और 130 के बीच में बन रहे हैं नंबर, तो स्टेज 1 आपका क्लियर हो जाएगा। ये 100% श्योर होकर मैं कहता हूँ। यहाँ पे 120 प्लस आपके नंबर अगर आ रहे हैं, यानी अगर आपने 60 प्लस क्वेश्चन कर डाले हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर मानो कि स्टेज 1 आप क्लियर कर जाओगे। 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 क्वेश्चन भाई बहुत कम है, मैं कम कह रहा हूँ, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हर एक सेक्शन का देखा जाए तो मिला के अगर मैं कहता हूँ तो 60 में से यानी सब मिला करके 60 क्वेश्चन आपने कर लिए, अगर 120 प्लस आपके मार्क्स आ गए हैं, 120 प्लस रहना चाहिए, इसे कम मत लाना, क्योंकि पिछली बार इससे कम पे कट ऑफ गई थी, यानी 115 वालों क्या हुआ था, वो मिला के तभी तो 165 हुआ था, इससे कम मत लाना। अगर आपके मॉक टेस्ट लगा रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट में आपके इंक्रीज़ भी नहीं हो रहे हैं नंबर, तो वो भी मैं बताऊँगा। और पढ़ाई मत करो, अभी रिवीजन करो, ओनली मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपको टाइमिंग का अंदाज़ा वहाँ पे लगेगा। पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा रहा है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको टाइमिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक सेक्शन को मतलब इक्वल टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन जो है निश्चित यहाँ पे माना जाएगा। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी है इस टाइम पे कि बुक खोल के हमें पढ़ना है, समझना है, सब कुछ मत करना। ओनली आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट ढूंढो, वो RWA का रोजगार विदंगित का हो सकता है, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट ढूंढ के उसे लगाना शुरू कर दो। ऑनलाइन देखो, मॉक टेस्ट लगाओ जितना हो सके, एक दिन में 4-4 मॉक टेस्ट, 10-10 मॉक टेस्ट अगर आप लगा सकते हो तो आप लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। आप हर मॉक टेस्ट में ये देखिए कि हमारा 100 से ऊपर हर हाल में आना चाहिए, 100 नंबर से ऊपर हर हाल में। जब यहाँ पे आपका आएगा ना, तो पेपर में मैं ये कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि आपके पेपर में वो 120 प्लस ज़रूर से ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको पहले यहाँ पर मॉक टेस्ट में आपको 100 प्लस नंबर खुद से लाने होंगे। वो सही है, एकदम इजी मॉक टेस्ट सा या टफ मॉक टेस्ट है, वो उससे मायने नहीं रखता है। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे थ्रू मॉक टेस्ट बनाया जाता है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं यूट्यूबर्स हैं उनके थ्रू मॉक टेस्ट बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे आयोग बनाता है। आयोग में पहले से सिलेक्टेड बंदे होते हैं, उनके द्वारा पेपर बनवाया जाता है। और इस बार तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो कंपनी पता नहीं कौन सी होगी, TCS होगी तो बहुत बेटर होगी, क्योंकि TCS एग्ज़ाम बढ़िया करवाती है, आपके पेपर बढ़िया करवाती है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो होते हैं गलत नहीं रहते हैं ज़्यादा। तो TCS अगर करवाती है तो बहुत बेटर रहेगा। नहीं अगर अदर कोई आयोग संस्था कराती है, तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में गड़बड़ी वो भी देखने को मिलती है। तो आपके मैं कह रहा हूँ कि अगर मॉक टेस्ट में आपके जो नंबर हैं वो 100 प्लस आ रहे हैं, तो उसे और बरकरार रखिए, वो 100 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि 100 से कम होने पे क्या होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बीच में जो सिलेक्शन होगा वो स्टेज 1 क्लियर होगा, स्टेज 2 के लिए कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। तो 100 प्लस तो आपको बनाने हैं, और आपको जो पेपर में नंबर लेकर आने हैं वो 120 प्लस यानी 120 प्लस 130 के बीच में अगर आपके नंबर आएंगे, तो आप स्टेज 1 को क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का वो डिक्टेशन का जो टेस्ट होगा 50 नंबर का, वो भाई अगर इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है तो इमला बोला जाएगा वहाँ पे, जैसे बोल दिया जाएगा बिलीव लिखो, तो बिलीव में होता है ना, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि बिलीव में कैसा है, क्या लिखा जाएगा, तो वो बच्चे क्या करते हैं, बिलीव को लिखते हैं BELEI लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है वहाँ पे। बस यही आपको ध्यान में देना है कि बिलीव में, रिसीव में और कंसीव में, ये सब जो होते हैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड जो होते हैं, और जो होमोनियम्स होते हैं, सिनोनियम्स होते हैं, जितना आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आप इंग्लिश कोई बुक लेकर वहाँ पे कर लेना। अगर आपकी इंग्लिश पहले से ठीक ठाक है, आपने SSC की तैयारी की है, इंग्लिश आपने पढ़ी है विधिवत, और नहीं भी पढ़ी है तो लोशन की अंग्रेजी की बुक आती है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो डिक्टेशन हैं ये मतलब रॉन्ग मिस स्पेल्ड वर्ड का, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। या तो फिर पेपर आपका जब निकल जाएगा तो कुछ मौका दिया जाएगा 10 से 15 दिन के बीच में, पहले तो आपका स्टेज 2 होगा, दौड़ करवाई जाएगी, उसके बाद तो ये डिक्टेशन होता है। तो वहाँ पर दौड़ कराने के बाद आप अपना खुद का इमला बुलवाना, किसी से लिखना, उसमें देखना गलतियाँ कितनी हमारी हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर 50 में से 50 सही कर ले जाते हो बहुत बढ़िया है। 50 में से वही कह रहे हैं 44, 45, 48 के आसपास बच्चों का पिछली बार सही हुआ था, तो डिक्टेशन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंग्लिश का आपका इमला बोला जाएगा, वो आपको लिखना रहेगा बस वहाँ पर। तो इस बार का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 120 प्लस 125 तक आप मॉक टेस्ट में लगाइए। अगर यहाँ पे आपके भी 120 आते हैं ना, तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ मैं, आपके एग्ज़ाम में जो है 140 आएंगे, ये बात कंफर्म है, क्योंकि एग्ज़ाम अलग तरीके का होता है। एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हो तो घर पे देते हो, यहाँ पे लगते हैं कि ये बहुत टफ पढ़ रहे हैं या ऐसा नहीं वैसा हो रहा है। तो
यहाँ पे जब घर पे लगाओगे तो यहाँ का मॉक टेस्ट देना और पेपर का मॉक टेस्ट देना वो बहुत अंतर रहता है उसमें। घर पे और वहाँ पे आए मतलब एजेंसी पे बैठ के मतलब परीक्षा हॉल में बैठ के वहाँ पे पेपर देना वो अलग तरीके का होता है। तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो ईजी मिलते हैं, इतना टफ नहीं मिलेंगे। यानी कि कोई बच्चा होता है कि मॉक टेस्ट उसने लगाया, उसमें उसके नंबर बन गए 80 बन गए, तो ये भी तो देखो मॉक टेस्ट भी टफ था। और ये बात भी उन्होंने मेंशन की है अपने नोटिफिकेशन में जो भी रिलीज़ किया है कि हम नॉर्मलाइज का भी इसमें काम करने वाले हैं। 3 शिफ्ट में पेपर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में 3 शिफ्ट में पेपर होगा। थर्ड वाला आपका रेडियो मैकेनिक का होने वाला है और फर्स्ट सेकंड रेडियो ऑपरेटर का होने वाला है। तो उन्होंने साफ साफ उसमें नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर उतार चढ़ाव हम देखते हैं कि पेपर ये कठिन आया था, ये वाला पेपर आसान आया था, तो हम क्या करेंगे उसमें नॉर्मलाइज का भी हम वहाँ पे कंडीशन रखेंगे कि जिन बच्चों का टफ आया था उनमें हम नॉर्मलाइज कर देंगे, उनको इक्वली मार्क्स हम गेन कराने की कोशिश पूरी करेंगे। तो आपको अभी से मेहनत करनी है। आज 19 तारीख हो गई, 10 दिन बचे हैं आपके पास। मिनिमम 10 क्या है 9 ही दिन है, क्योंकि 29 को आपको पेपर ही है। तो मात्र 9 दिन आपके पास हैं, तो इसमें आप अपनी तैयारी को और तेज़ी से बढ़ाइए। जो भी काम कर रहे हैं उसे बंद कीजिए, यानी अदर काम्स को। आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, पढ़ाई नहीं करनी है, रिवीजन करना है। पढ़ना मत इस टाइम पे, क्योंकि पढ़ोगे तो नई चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग उसमें और थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो नई चीज़ों पे नहीं, बस रिवीजन में फोकस करो। मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना लगाओ। मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ कि आपके नंबर जो होंगे इंक्रीज़ ज़रूर होंगे और 120 प्लस आपको लाने हैं। ये आपको दिमाग में रख के चलना है कि 120 प्लस हमें लाना है। यहाँ पे मॉक टेस्ट में हम ले आए जिस दिन लेकर आओगे लगातार लगाओ। अगर 120 प्लस आ रहे हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें 140 आएंगे, ये कंफर्म है। अगर यहाँ पे 120 आते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ आपको नंबर मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट हमें ये तरीका बताता है कि पेपर को कैसे हैंडल करना है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, उसमें पेपर आपको हर एक सेक्शन को इक्वल टाइम देना है, मैनेज करके देना है। कि ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन लगाने लगे तो उस पर दिमाग ही लगा दो, नहीं आ रहा है तो नहीं लगाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। टाइम को आपको मैनेज करना है, टाइम आपको बचाना है। अगर आपसे हो सकता है तो 1 घंटे में पेपर आप कर दीजिए, क्योंकि होता है अगर जो बच्चे लगातार मॉक टेस्ट देते हैं उनसे 1 घंटे में पेपर हो जाएगा। अगले 1 घंटे के लिए वो सिर्फ रिव्यू में रखेंगे, हर एक क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे हम। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे जस्ट पीछे वाला, तो ट्रेड्समैन का जब एग्ज़ाम होता है CRPF ट्रेड्समैन का, तो BSF ट्रेड्समैन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करना है मॉक टेस्ट देते वक्त। क्योंकि मुझसे जब होता था BSF ट्रेड्समैन का, मैंने भी मॉक टेस्ट लगाए थे 2 घंटे का पेपर में। 1 घंटे में पहले सॉल्व करके बैठता था, अगले 1 घंटे में मैं रिव्यू में देखता था क्या इसमें गड़बड़ी है, क्या मतलब कितना टाइम मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगले 1 घंटे के लिए आपको मौका मिल जाएगा कि आप अपने क्वेश्चन को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और जो मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसका भी मैंने वो क्राइटेरिया बता दिया कैसे आपको इंक्रीज़ करने हैं। लगातार लगाने हैं मॉक टेस्ट। ये मत करना कि आज लगाया नंबर कम आ गए बंद करके रख दिया, 5-6 दिन फिर हमने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई मत करना। अभी मॉक टेस्ट लगाओ, कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो आप मॉक टेस्ट कहीं शांति से लगाओ, आराम से। ज़्यादा कोलाहल यानी जहाँ पे आवाज़ हो वहाँ पे मत लगाइए, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि पेपर क्वेश्चन आता चला जाता है। तो वहाँ से हट के थोड़ा सा शांति माहौल में बना के आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाइए। वहाँ पे अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं दोबारा से लगाइए, नंबर बढ़ेंगे ये 100%। अगर कॉन्फिडेंस है तो नंबर बढ़ेंगे। अगर वहीं पे डर लग गई कि यार क्या होगा, मेरा पेपर नहीं निकलेगा ऐसा वैसा, तो आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंटली आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें आपका जो मार्क्स होगा वो इंक्रीज़ होगा, ये मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ। कुछ बातें माना करो, क्योंकि अगर आगे वाला कुछ कह रहा है तो वो किसी न किसी बिहाफ पे ही कह रहा होगा। तो मॉक टेस्ट आप लगाइए। रामबाण होता है, रेमेडी होता है, मॉक टेस्ट सबसे बड़ा। आप देख सकते हो आदित्य रंजन सर हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनका खुद का कहना था कि मैंने मेंस के लिए मॉक टेस्ट लगाए थे लगभग 20 मॉक टेस्ट एक दिन में लगाता था मैं। तो 20 मॉक टेस्ट एक दिन में लगाते थे मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो होता है सभी तरीके के क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। और अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर जो हैं वो मतलब किसी सेक्शन में कम आ गए, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस पर ज़रूर से ज़रूर रिव्यू दीजिए अपना, उसे क्वेश्चन को देखिए और उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। सो मैं यही बताने के लिए आया था। और कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और आपका भी जो ओपिनियन होगा आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से आपका जो इस बार का सेफ स्कोर रहने वाला है वो कितना जाएगा। सो मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।